गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज का टॉपिक है अपना ओलिगोपोली। ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार। इसी के अंदर द्विआधिकार भी खत्म करें, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है। मेन थे जो पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार, तीनों स्थितियां थी। अब है ओलिगोपोली। ये किसी का रूप है? ये अपूर्ण प्रतियोगिता का ही रूप है। ओलिगोपोली किसका रूप है? अल्पाधिकार किसका रूप है? अपूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, ये ध्यान रखो। तो उसी का एक पार्ट है। देखो, प्रथम शब्द ओलिगो एवं द्वितीय शब्द पोलिन, जिसका अर्थ होता है कम या थोड़े, फ्यू, एवं बेचने से है। ठीक है। पोलिन यानी बेचना, ओलिगो यानी थोड़े, मतलब थोड़े से बेचने वाले। ठीक है? इंग्लिश अर्थ में। हिंदी में तो अल्पाधिकार है, अल्प यानी थोड़ा, अधिकार यानी अधिकार है, थोड़े बेचने वालों का अधिकार है। ठीक है। संयुक्त रूप से अल्पाधिकार से कम या थोड़े विक्रेताओं से, जिनका वस्तु की कुल पूर्ति में एक विक्रेता का काफी महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है। मतलब बहुत कम होते हैं, 8-10 से ज्यादा नहीं होते विक्रेता। तो उनका क्या होता है, कम से कम क्लोज कंपटीशन में रहता है उनका। पूर्ति पर एक के अगर कम ज्यादा होने से पूरे बाजार में फर्क पड़ता है। अन्य शब्दों में, अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता का वह रूप है जिसके अंतर्गत थोड़ी सी फर्में वस्तु का उत्पादन करती है, और वे या तो समान वस्तुओं, होमोजीनियस यानी समान वस्तुओं का उत्पादन करती है, अथवा ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करती है जो निकट स्थान पर है, मतलब लगभग लगभग सेम है। जैसे लोहा बनाने वाली, इस्पात बनाने वाली स्टील, सीमेंट बनाने वाली कंपनियां, एल्यूमिनियम या भारी उपकरण वाली। और सबसे बेस्ट मानना है तो आपको क्या मानना है, आज के टाइम का है टेलीकॉम। टेलीकॉम ये कैसा है, अल्पा अधिकार है। क्यों? इसमें कितनी कंपनियां अभी, 4 कंपनियां ही है। ठीक है। एक तो कौन सी है, सबसे बड़ी तो है जियो। दूसरे नंबर पे कौन सी है, एयरटेल। कौन सी है, एयरटेल। तीसरे नंबर पे कौन सी है, वोडाफोन आइडिया, वीआई। और चौथे नंबर पे कौन सी है, बीएसएनएल। इन सबका फर्क पड़ता है ना। तो ये कैसा है, अल्पाधिकार का रूप है। 4 ही कंपनियां, पहले और भी थी। ठीक है। अब वो कम हो गया, अब कितनी बची है, 4 कंपनियां बची। तो ये कैसा रूप है, ओलिगो। सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपको ओलिगोपोली में देखना होता है। इसी को आगे मैं आपको उदाहरण लेके इसी के बताऊंगा। ठीक है। अगर ये एग्जांपल देख लिया तो सारे तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अल्पाधिकार के। तो अल्पाधिकार की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक, थोड़े विक्रेता। बताए 4 विक्रेता है, थोड़े से आया समझ में, तो बस वही लिखा है इसका। अल्पाधिकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत उत्पादक एवं विक्रेता थोड़े या बहुत कम होते हैं। फिर भी प्रत्येक उत्पादक बाजार की कुल पूर्ति में एक महत्वपूर्ण भाग रखता है। ठीक है। अगर एक की कोई स्ट्रेटेजी लगेगी तो दूसरे के लिए काफी नुकसानदायक या फायदेमंद हो सकती है। काफी फर्क पड़ती है, डिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे की सत्य पर। इस कारण प्रत्येक उत्पादक उद्योग की क्रियाओं एवं नीतियों को प्रभावित करने की स्थिति में होता है। इसलिए अल्पाधिकार बाजार के विक्रेताओं की पारस्परिक निर्भरता होती है। कैसी होती है, पारस्परिक निर्भरता, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, आपस में निर्भरता होती है। ठीक है। दूसरा है समरूप या भेदित वस्तु, मतलब लगभग लगभग सेम वस्तु होती है, इसलिए उनका क्या सब सेम ही दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है किसी का ऑफर थोड़ा ऊपर नीचे होता है। जैसे आज के टाइम में भी देख रहे थे, बीएसएनएल थोड़ा सा सस्ता दे रहा है, बाकी तीनों कंपनी ज्यादा देती है रेट पे। ठीक है। लेकिन देते टेलीकॉम सर्विस है, हो सकता है किसी का नेटवर्क कम पकड़ता हो, किसी का ज्यादा पकड़ता हो, थोड़ा सा यही तो फर्क है। इसलिए अल्पाधिकार विक्रेता की वस्तु एक समरूप होती है। कैसी समरूप, सेम है, सारी सेम बेचती है। ऐसी स्थिति में विशुद्ध अल्पाधिकार कहते हैं। जब बिल्कुल सेम होता है कैसा होता है, विशुद्ध अल्पाधिकार। अथवा उसकी क्या है, किस्म भी सेम है, पैकेजिंग भी सेम है, ब्रांड भी सेम है, ट्रेडमार्क के आधार पर भेदित कर सकते हैं। ठीक है। ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं, भेदित अल्पाधिकार। ठीक है। जिसमें ये थोड़ा सा फर्क होता है। एक तो दो स्थिति है ना, अल्पाधिकार की दो स्थिति है। एक तो विशुद्ध अल्पाधिकार, जिसमें क्या होती है, ये सारी चीजें सेम होती है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी अगर डिफरेंस है तो उनको क्या कहेंगे, भेदित अलग, मतलब उनको भेद किया जा सकता है। नेक्स्ट, परस्पर निर्भरता, सबकी आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंस। उद्योग में फर्मों की संख्या कम होने के कारण फर्म के द्वारा कीमत, उत्पादन, वस्तु गुण आदि परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रभाव परिचित उद्योग के लाभ पर पड़ता है, मतलब दूसरी कंपनियों पे भी पड़ता है, लाभ पर। ठीक है। तो यदि एक फर्म अपनी बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से कीमत में कमी का सहारा लेती है, मतलब सेल्स बढ़ाने के लिए कि कम कम कर दे तो अपना सेल्स बढ़ जाए, तो क्या होगा, तो प्रतिक्रिया करते हुए उद्योग की अन्य फर्में भी कीमत में कमी का सहारा लेगी। इससे क्या होगा, अल्पाधिकार फर्मों का कार्य
पद्धति पर परस्पर निर्भर है ना, कि एक की नीति से दूसरी नीति को प्रभावित करता है। ठीक। नेक्स्ट है विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन बहुत होता है। देखे ना टेलीकॉम कंपनियों कितनी ऐड आती है, बहुत आती है ना। इसलिए अल्पाधिकार में उत्पादक एवं या विक्रेता विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन की क्रिया में बहुत अधिक व्यय करता है। इसके अतिरिक्त वो इस क्रिया में वस्तु की किस्म में सुधार करता रहता है, क्वालिटी में, डिजाइन में नयापन लाता रहता है, नई नई स्कीमें ला रहते हैं, साख सुविधाएं देते रहते हैं, गिफ्ट भी देते रहते हैं। उसमें रिसर्च भी ज्यादा करते हैं, नई नई 4G 5G टेक्नोलॉजी लाते रहते हैं। ठीक है, उनमें व्यय ज्यादा किया जाता है। इसलिए प्रोफेसर बोमोल ने कहा, ठीक है, प्रोफेसर बोमोल ने क्या कहा कि अल्पाधिकार में विज्ञापन जीवन मृत्यु का प्रश्न बन जाता है। मतलब अगर विज्ञापन करोगे तो जिंदा रहोगे, विज्ञापन नहीं किया तो आप खत्म हो जाओगे। विज्ञापन इतना इंपॉर्टेंट अल्पाधिकार में। ठीक है, क्योंकि जो फर्म अपने प्रतियोगियों के समान विज्ञापन नहीं कर सकती है, उसके उपभोक्ता प्रतियोगी उत्पादकों के पास जाने लगते हैं। अतः अल्पाधिकार में विज्ञापन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मतलब ये चीज कह दी कि जीवन मृत्यु का प्रश्न है, तो आप समझ सकते हो कि उसमें विज्ञापन का कितना रोल है। ठीक है, राइवलरी, प्रतिद्वंद्विता, आपस में राइवलरी चलती रहती है। ठीक है, अल्पाधिकार बाजार में के अंतर्गत फर्मों में प्रतिद्वंद्विता पाई जाती है, इसलिए कुछ फर्में संगठित हो जाती है। जैसे आप आज के टाइम में क्या हो गए, संगठित हो गए। यही तो स्थिति थी बीच में, आपने कभी देखा होगा तो टेलीकॉम कंपनी के विरोध में लोग कुछ रील्स चल रही थी, देखा होगा तो। क्यों चल रहा था कि जब जियो ने अपनी रेटें बढ़ा दी तो उसी दिन उसी समय क्या बढ़ा दी, एयरटेल वालों ने बढ़ा दी और वोडाफोन वालों ने बढ़ा दी, क्योंकि उन्होंने संगठन कर दिया कि कीमतें बढ़ाएंगे तो सभी बढ़ाएंगे, तो लोग जाएंगे क्या, खरीदेंगे तो अपने से आखिर में। तो उन्होंने क्या संगठन बना दिया। तो वो क्या जनता के लिए, उपभोक्ता के लिए हानिकारक होता है, तो वो क्या वहाँ पे प्रतियोगिता को खत्म कर देते हैं और क्वालिटी पे ही ध्यान देते हैं। ठीक है, और कीमत बढ़ाता रहता है ताकि क्या सबको लाभ प्राप्त होता रहे। इसके अतिरिक्त इन फर्मों में संघर्ष एवं प्रतिद्वंदता की प्रवृत्तियों के कारण अल्पाधिकार में अनिश्चितता का वातावरण बना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कीमत स्थिरता, प्राइस रिजिलिटी। ठीक है, प्राइस रिजिडिटी। अल्पाधिकार बाजार में वस्तुओं की कीमत एक स्तर पर काफी समय तक बनी रहती है, यहाँ तक कि मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन का प्रभाव की कीमत पर नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है फर्मों के प्रवेश एवं बहिर्गमन में कठिनाइयां। मतलब रोक तो नहीं होती, फर्में नई फर्में आराम से आ सकती है, पुरानी फर्में आराम से छोड़ के जा सकती है, लेकिन वो थोड़ी सी कठिनाई होती है। क्यों कठिनाई होती है, क्योंकि ये अमाउंट बड़ा होता है एक तो। ठीक है, और एक स्थिति या कानूनी चीजें, लाइसेंस वगैरह की चीजें प्रोसेस होती है, इसलिए उनके लिए थोड़ी सी कठिनाइयां होती है, लेकिन रोक टोक नहीं होती है। आसानी से ना तो आ सकती है, आसानी से नहीं जा सकती है। तो अल्पाधिकार में नई फर्मों का प्रवेश कठिन होता है, क्योंकि अल्पाधिकारी फर्में स्वयं में बहुत बड़ी होती है। कच्चे माल पर पूर्व में स्थित फर्मों का अधिकांश भाग पर स्वामित्व होता है, अथवा उनकी वस्तुएं पेटेंट, राइट एवं ट्रेडमार्क द्वारा सुरक्षित होती है। इसके अतिरिक्त फर्में भी उद्योग से बहिर्गमन नहीं कर पाती, क्योंकि इन फर्मों का आकार तथा पूंजी का विनियोग बहुत बड़ा होता है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आसानी से वो छोड़ के भी नहीं जाती है। लाइसेंस में वगैरह में, फीस में, इसमें इतनी व्यय कर चुके होते हो तो वो आसानी से छोड़ती भी नहीं है। ठीक है, ये थी अल्पा अधिकार की विशेषता। ठीक है, तो इसके अब ज्यादा वक्त तो मैं बताऊंगा नहीं, इसकी स्थितियां भी ज्यादा बताऊंगा नहीं, लेकिन एक स्थिति है वो बताऊंगा, क्योंकि वो आपकी सिलेबस में है, इसका नाम लिखा हुआ है कि अल्पा अधिकार में मूल्य दृढ़ता, विकुंचित मांग होगा, प्राइस रिजिडिटी इन ओलिगोपोली, किंकेट डिमांड कर। इसलिए इसी को सिर्फ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें स्वतंत्र संगठित वगैरह भी स्थितियां होती रहती है बहुत सारी। इसलिए तो ये किंकेट, और ये पूछता रहता है किंकेट डिमांड कर्व, ये किसका रूप है, अल्पाधिकार का। विकुंचित मांग वक्र किसका होता है, अल्पाधिकार का। ये किसने दिया था, पॉल एम स्वीजी। ठीक है, पॉल एम स्वीजी, स्वीजी इसी ने दिया था। ठीक है, और साथ में इनकी कौन थे, हॉल और ड्रिप, इन्होंने भी इसे मांग वक्र की मान्यता प्रस्तुत की थी। इन्होंने बताया था, क्या बताया था कि वस्तु के मांग वक्र में एक कोना होता है, किंग यानी कोना, एक कोना बनता है, इसलिए इसको किंकेड कर्व कहते हैं, कोना बनता है जो वर्तमान मूल्य से संबंधित होता है। ठीक है, वो कोने क्या होता है, वही वास्तविक मूल्य होता है, ऊपर जाते कम नीचे जाते हैं, ग्राफ है आगे मैं बताता हूँ कैसे होता है। ठीक है, और वहीं पे क्या होता है, मूल्य जो कोना है वही मूल्य होता है। और इस प्रकार का मांग वक्र अर्थशास्त्र में कोनेदार या विकुंचित मांग वक्र के नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है। ठीक है, मांग वक्र के इस कोने का मूल्य स्थिर होता है, इस कोने का मूल्य स्थिर होता है और यही रहता है हमेशा, इसी पे उसकी प्राइस होती है। मांग वक्र का इस कोने के ऊपर वाला भाग अधिक लोचदार होता है। क्या होता है, ऊपर वाला भाग तो अधिक लोचदार होता है और नीचे वाला भाग
अपेक्षाकृत कम लोचदार होता है। कैसा होता है? कम लोचदार। नीचे वाला कम लोचदार, ऊपर वाला अधिक लोचदार। लोचदार का मतलब क्या? कीमत में थोड़ा सा ही परिवर्तन से डिमांड में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और कम का मतलब नीचे डिमांड अगर कीमत में कम ज्यादा करने से भी डिमांड में कम फर्क पड़ेगा, तो होता है कम लोचदार। इसलिए किस पे बने रहता है? कोने पे ही बनी रहती है, वर्तमान मूल्य पे, वहां पे रहने में भलाई है। ठीक है, ये क्यों स्थिति बनती है उसका थोड़ा सा एक बताया, ये स्थिति बनती क्यों है। प्रारंभ में प्रत्येक अल्पाधिकारी फर्म मूल्य युद्ध, ठीक है, कैसा करता है? प्राइस हुआ, मूल्य युद्ध करती है, मूल्यों में कमी करके दूसरी फर्म को हानि पहुंचाने का दृष्टिकोण रखती है कि दूसरी कंपनी में इतना हानि पहुंचा तो छोड़ के चली जाए, इस कारण, ठीक है, दूसरी फर्म को हानि पहुंचाने के दृष्टिकोण रखती है। इस प्रकार प्रतिस्पर्धा से सभी फर्में प्रेरणा लेती है, तो सभी एक दूसरे ये करने लग जाती है। ठीक है, इस प्रकार की क्रिया से सभी फर्मों को हानि भी होती है। इससे क्या होना है? सभी को हानि होना है, फायदा तो होना नहीं है। ठीक है, तो एक समय के बाद अल्पाधिकार उद्योग परिपक्वता की स्थिति को प्राप्त कर लाता है। एक समय तक तो ये चलती रहता है कंपटीशन, उसके बाद वो आपस में मान जाते हैं। कैसे होती? परिपक्वता आती है। परिपक्वता का मतलब क्या है? तो भैया अब ज्यादा कंपटीशन करने से मतलब नहीं, आपस में नुकसान से आपस को हो रहा है, ठीक है, अपन सभी को नुकसान ही हो रहा है, तो अपन क्या करते हैं? संगठन बना लेते हैं या एक प्राइस निर्धारित कर लेते हैं। ठीक है, तो एवं फर्मों का यह ज्ञान भी हो जाता है कि यदि हम मूल्य में कमी करेंगे तो अन्य फर्में भी मूल्य में कमी करेगी। तो ऐसी स्थिति में अल्पाधिकारी फर्में गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा को अधिक अपनाती है। तब वो क्या करते थे कि अपन मूल्य के अलावा बाकी प्रतिस्पर्धा करेंगे, मूल्य सेम रखेंगे ताकि किसी को नुकसान तो ना हो। ठीक है, इस प्रकार एक बार मूल्य निर्धारित होने के बाद सभी फर्में उसको स्वीकार करती है, जो आज का टाइम है। इसीलिए तो सभी फर्में एक साथ मूल्य बढ़ाती है। आपने देखा कि पिछले कुछ समय से एयरटेल, जियो और वीआई है, ये तीनों एक साथ कंपनी बनाती है और एक साथ ही उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उन्होंने कहा कि मूल्य सब साथ में रखेंगे, नहीं तो अगर एक बढ़ाती दूसरी वाली नहीं बढ़ाते तो एकदम कस्टमर उसके पास आता है, और वो कहते हैं क्वालिटी में अपना अलग अलग करते रहेंगे। तो इस मूल्य में बार बार परिवर्तन नहीं किया जाता है। इस स्थिति में मूल्य सुधरता है, स्थिरता की स्थिति कहते हैं। मूल्य सुधरता है, स्थिरता की स्थिति कहते हैं। इस कारण ये बनता है किंग का डिमांड का। ये देखो, ये कोना बन गया ना, ये जो कोना बना है यहाँ पे क्या है? मूल्य निर्धारित, ये प्राइस निर्धारित हो गई। ठीक है, यहाँ से तो एकदम नीचे आ रहा है, मतलब ये वक्र है, ये नीचे हो रहा है यहाँ से, और यहाँ से एकदम बिल्कुल ऐसे हो रहा है। ऐसे कोना ये ऐसे बनता है, बिल्कुल थोड़ा सा शेप में बना, इस तरह से ऐसे बन जाता है। सॉरी, मतलब एकदम कोना बन जाता है। ठीक है, एक तो ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, यहाँ पे एकदम कोना, यहाँ पे क्या होती है? प्राइस निर्धारित होती है। ठीक है, इस तरह से ये बनता है। चलिए, अब देखो ये स्थिति क्यों बनती है। ये देखो, अगर यहाँ पे अगर वो उत्पादन रखता है, ये यहाँ मांग वक्र होता है, इसका ए आर होता है, वही मांग वक्र होता है। तो अगर यहाँ रखता है तो क्या होगी स्थिति, ये भी तो समझेंगे। यहाँ पे तो उसकी प्राइस तो निर्धारित होगी, लेकिन अगर वो ऊपर ले जाता है या नीचे ले जाता है तो किसी फर्म के ऊपर क्या प्रभाव आएगा, वो भी हम देखते हैं। तो मान लो अगर वो यहाँ से अगर ज्यादा लाभ कमाने के हिसाब से वो क्या कर दे? प्राइस बढ़ा दे। तो देख लो, प्राइस बढ़ाने से अगर थोड़ी सी भी प्राइस बढ़ा रहा है तो कौन है? क्या लोचदार है, तो उसके क्वांटिटी एकदम कम हो जाएगी। प्राइस के अंदर थोड़ा सा चेंज हो रहा है क्योंकि लोचदार ज्यादा है, लोचदार ज्यादा, प्राइस में थोड़ा चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड में, मात्रा में बहुत ज्यादा। ये हालांकि इसमें ग्राफ में आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ये तो थोड़ा चेंज होगा और यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मतलब वो अपने प्रॉफिट, थोड़ा सा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बहुत ज्यादा कस्टमर गवा देगा। ठीक है, तो थोड़े टाइम तक थोड़ा सा प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा, लेकिन अब उसकी तुलना में बहुत ज्यादा कस्टमर वो गवा देगा, तो वो इतनी जोखिम लेना नहीं चाहेगा। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि अगर वो इतनी होशियारी कर ले, क्यों ना अपन डिमांड, ये मूल्य कम कर दे, मूल्य कम कर दे, ताकि दूसरी फर्मों का जो ग्राहक अपने पास आ जाएंगे और अपना प्रॉफिट बढ़ जाएगा, दिमाग तो लगाएगा। तो स्थिति क्या होगी कि वो क्या कर देगा? प्राइस कम कर देगा। देखो, तो प्राइस अगर यहाँ कम कर दी तो पहली बात तो प्राइस इतनी सी कम करनी, बहुत मतलब बहुत ज्यादा कम करनी पड़ी, तब जाके थोड़े से कस्टमर बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे? थोड़े से कस्टमर बढ़, अब बोल दो कि थोड़े क्यों बढ़ रहे हैं, जब इतनी कम कर रही है तो थोड़े से ही क्यों बढ़े, ज्यादा बढ़ने चाहिए। तो उसका रीजन ये है कि जब एक व्यक्ति करेगा तो दूसरी फर्म में भी तो पता तो है उनको भी कि उसने कम करी है, तो साथ के साथ दूसरी कंपनियां भी उसकी रेट कम कर देगी। ठीक है, तो कुछ समय के लिए जो स्टार्टिंग में होगी कुछ निकल जाएगा, निकल जाए, बाकी उनके पास ही रहने, वो भी रेट कम कर देगी। ठीक है, इसलिए ये क्या बनता है? कोना बनता है, और इस कोने पे हमेशा रेट रहता है, ये ध्यान रखना। किंग के डिमांड करो में जो कोना बनता है, किंग बनता है, वहीं पे क्या होती है? वर्तमान मूल्य निर्धारित होता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट और लास्ट ये टॉपिक, डिओपोली मार्केट, द्वैध अधिकार
बाजार। तो यहाँ पे शब्द से ये द्रव्य, द्रव्य का मतलब कहते हैं दो, डियो, डियो का मतलब कितना है, दो, दो लोग होंगे, दो जनों का हाथ रहता है ये, ठीक है। एक ऐसी आर्थिक बाजार होती है जिसमें केवल दो विक्रेता या सप्लायर होते हैं, किसी वस्तु या सेवा की आपूर्ति करते हैं। इस बाजार में दोनों विक्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन चूंकि लेकिन चूंकि एक ही चीज रखो, ठीक है, एक ही, केवल दो ही विक्रेता होते हैं, इसलिए वे बाजार की कीमतों और उत्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए वो क्या करते हैं, बाजार कीमतों पर महत्वपूर्ण प्रभाव करते हैं। एक अगर खिसकेगा, दूसरे बहुत क्लोज कंपटीशन रहता है, दो ही है, या तो आपस में संगठित कर ले दोनों, या फिर कंपटीशन करो, लेकिन होंगे कितने, दो विकेट, इंपॉर्टेंट ये है। साथ ही एक और चीज बताता हूँ कि ये जितने भी मैंने, ये पीपीटी है, अगर ये पीपीटी चाहिए आपको, या फिर आपको इसके नोट्स भी है मेरे पास, जो ये मैंने बढ़ाया है, इसके शॉर्ट नोट्स भी है, अगर वो चाहिए तो वो अलग से मुझे मैसेज कर दे, कमेंट में लिख ले, तो उनको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, अब पढ़ते हैं द्वय अधिकार बाजार की प्रमुख विशेषता। क्या क्या विशेषता होती है। सीमित प्रतिस्पर्धा होती है, क्यों, केवल दो विक्रेता होने के कारण दो के अंदर ही आपस में लिमिटेड कंपटीशन है। कीमत पर नियंत्रण, दोनों कंपनियां मिलकर या अलग अलग कीमतें तय कर सकती है, इसलिए दोनों के पास नियंत्रण का अधिकार होता है। परस्पर निर्भर होती है, बिल्कुल, एक विक्रेता दूसरे के विक्रेता के पर सीधा असर पड़ता है, एक दोनों आपस में निर्भर होते हैं, ठीक है। और इसका ज्यादा मैंने वो ग्राफ ड्राफ की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है, तो छोटा सा था ये द्विआधिकार भी था, ठीक है। इसी के साथ अपना मार्केट वाला टॉपिक यही खत्म होता है, और ये थर्ड यूनिट भी कंप्लीट होती है। इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको जिसको नोट्स वगैरह चाहिए तो वो मुझे मैसेज कर दे, कमेंट कर दे, उनको मिल जाएगा।